अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 14 में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एडॉप्टेशंस फॉर इंसेक्ट एंड विंड पोलिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड जर्मिनेशन, जो कि बुक के पेज नंबर 83 से 86 पर मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे फ्लावर्स जो इंसेक्ट के थ्रू जिनमें पोलिनेशन का प्रोसेस होता है वो उनमें क्या एडॉप्टेशंस हैं, उन्होंने कैसे उसको एडॉप्ट किया है कि इजीली इंसेक्ट के थ्रू वो पोलिनेशन कैरी कर सकें। तो सबसे पहली क्वालिटी तो क्या होती है कि ऐसे जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पेटल्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं वो ब्राइट कलर की होती हैं, शोक कलर होते हैं, और इसके अलावा लार्ज होती हैं। लिहाजा शोक और लार्ज कलर की जो पेटल्स होती हैं वो इजीली विजिबल होती हैं इंसेक्ट को, और इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ब्राइट कलर्स की तरफ। सेकेंड क्वालिटी ऐसे फ्लावर्स की क्या होती है कि वो फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगनेंस मतलब खुशबू प्रोड्यूस करते हैं, लिहाजा वो खुशबू भी एक वजह बनती है कि इंसेक्ट ऐसे फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है। थर्ड क्वालिटी क्या होती है कि ऐसे फ्लावर्स होते हैं मोस्टली क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, एक सोल्यूशन सा होता है, शुगरी सोल्यूशन होता है, यानी उसमें शुगर मटेरियल होती है, जो कि बेसिकली क्या होती है, इन जो इंसेक्ट होते हैं उनका फूड मटेरियल होता है। ठीक है। लिहाजा जो इंसेक्ट होते हैं वो अपना फूड मटेरियल यानी नेक्टर लेने के लिए भी ऐसे फ्लावर्स की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वालिटी क्या होती है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं इनके जो मेल पार्ट में जो एंथर का पोर्शन होता है और उसमें मौजूद जो स्टिग्मा होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें मौजूद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं। स्टिकी होते हैं तो इट्स मीन चिपक सकते हैं, तो लिहाजा जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इनको विजिट करेगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं फ्लावर को विजिट कर रहा है कोई, तो क्या होगा, इनकी लेग्स के साथ क्या होंगे, उसके पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। ठीक है। अब इसका जो ऐसे फ्लावर के जो फीमेल पोर्शन होता है उसका जो स्टिग्मा का पोर्शन होता है, अपर पोर्शन जो होता है वो भी क्या होता है, स्टिकी होता है। स्टिकी किस लिए होता है, ताकि उसके ऊपर भी कोई भी चीज़ आए तो अटैच हो जाए, चिपक जाए। ठीक है। अब प्रोसेस, ये सारी क्वालिटीज़ का क्या फ़ायदा है, एक तो ब्राइट कलर और लार्ज पेटल और खुशबू से फ़ायदा होता है कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरा फूड लेने के लिए भी आते हैं। तो जब उनके लाइक सपोज एक मेल जो फ्लावर है, ठीक है, जिसमें मेल पार्ट मौजूद है, उस तरफ आए हैं तो क्या होगा कि उनके पोलन ग्रेन इनकी लेग्स के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है। अब यही जो इंसेक्ट सपोज किसी दूसरे प्लांट को विजिट करेगा, दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा, तो क्या होगा, वो और उस सपोज वो फीमेल पार्ट उस फ्लावर में मौजूद है, तो क्या होगा कि फ़ौरन इसकी लेग्स के साथ मौजूद जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो वहाँ के जो स्टिकी स्टिग्मा है उसके साथ चिपक जाएंगे, और फिर स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से होते हुए फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होगा। तो इट्स मीन पोलिनेशन का प्रोसेस ईजी हो जाता है, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर टू फ्लावर मूव करते हैं डिफरेंट फ्लावर में, तो काफ़ी चांस होता है कि एक जगह के पोलन ग्रेन जो है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, फीमेल पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और आगे फर्टिलाइजेशन फर्दर कैरी हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि इंसेक्ट के थ्रू जिन प्लांट्स में पोलिनेशन होनी होती है उनके फ्लावर्स में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो बोगनवेलिया, रोज़, सनफ्लावर और ऑर्किड वगैरह जो हैं ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फ्लावर्स या वो प्लांट जिनमें विंड के थ्रू पोलिनेशन होती है उन के फ्लावर्स की कैसी क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बहुत ब्राइट कलर्स के फ्लावर्स उनके नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। तो इट्स मीन कि ब्राइट कलर के और लार्ज पेटल्स और खुशबू वगैरह जो है, फ्रेगनेंस वगैरह, वो यहाँ पर ऐसे फ्लावर्स में नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये विंड के थ्रू पोलिनेट करें और विंड को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अट्रैक्ट करने की, लिहाजा उनमें ये जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ये क्वालिटीज़ नहीं होती। लैक ऑफ सेंट या फ्रेगनेंस होता है, नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं उन्होंने क्योंकि ऐसे फ्लावर्स जो हैं उनमें इंसेक्ट के थ्रू नहीं हो रही पोलिनेशन। सेकंड बात जो है, ना ही उनको अट्रैक्ट करना है और लार्ज और ब्राइट कलर की पेटल्स होना ज़रूरी है। थर्ड बात, क्योंकि विंड के थ्रू करना है तो हवा जो है, जो हल्की चीज़ें होती हैं, स्मूथ चीज़ें होती हैं, उनको इजीली जो है कैरी कर सकती है, लिहाजा इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, लाइट हल्के से होते हैं, स्मॉल होते हैं, ताकि इजीली हवा के साथ जो है वो क्या कर सकें, एंथर से रिमूव होकर दूसरी जो है किसी फ्लावर की तरफ मूव कर सकें, पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा सकें। दूसरी बात कि इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें छोटे से विंग्स, हल्के से लाइट से विंग्स होते हैं, ताकि हवा में फ्लो ईजीली कर सकें। ठीक है।
स्मूथली फ्लो करें और फीमेल पार्ट की तरफ मूव करना आसान होता है हवा के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो फीमेल फ्लावर होता है जिसमें फीमेल पार्ट मौजूद होता है जिस फ्लावर में, उसका जो स्टिग्मा का पोर्शन होता है वो फीदरी होता है। दूसरे में हमने पढ़ा था कि वो स्टिकी होता है ताकि स्टिक हो जाए जब कोई भी इंसेक्ट उनको विजिट करे। यहाँ पे क्या होता है, फीदरी होता है, फीदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फीदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही लाइक हवा अगर गुजर रही है और उसमें पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं तो क्या होती है, वो फीदरी जो होते हैं उसको अपनी तरफ जो है वो कैच कर लेते हैं। लिहाजा फीदरी स्टिग्मा के थ्रू पोलन ग्रेन जब कैच होता है तो फर्दर जो है आगे उसके स्ट्रक्चर की तरफ, फीमेल कार्पेल के स्ट्रक्चर की तरफ मूव करता है और पोलिनेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है और आगे फर्टिलाइजेशन कैरी होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एंथर जो है वो लास्ट स्टाक पर नजर, जो स्टाक का पोर्शन होता है वो लार्ज होता है और एंथर प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब टॉप पर मौजूद होते हैं ताकि ईजी थोड़ी सी भी हवा चले तो वहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। सेकेंड बात कि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज नंबर में जो है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हवा के थ्रू, विंड के थ्रू जो है बहुत चांस होता है कि पोलन ग्रेन ज़ाया हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि वो फीमेल पार्ट की तरफ मस्ट जाएं और पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो। बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसिव लॉस भी होता है, लिहाजा ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ताकि अगर लॉस हो भी जाए तो कोई ना कोई अवेलेबल हो पोलन ग्रेन जो कि ट्रांसफ़र हो और पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो और आगे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो सके। सो ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि विंड के थ्रू पोलिनेशन करने वाले फ्लावर्स में मौजूद होती हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स करते हैं? कोनिफर, ग्रासेस, सीरियल्स, पॉपुलर, ऑक और वॉलनट के जो ट्रीज होते हैं फ्लावर्स वगैरह, उनमें इस विंड के थ्रू जो है पोलिनेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड बेसिकली क्या है, हमने कहा था ओव्यूल बिकम सीड, ठीक है। ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, इट्स मीन जो मेच्योर ओव्यूल होता है वो सीड है बेसिकली। और सीड में क्या होता है, सीड में हमारे पास एक मिनिएचर सा प्लांट मौजूद होता है एम्ब्रियो की फॉर्म में, ठीक है, जो आगे जिसको फेवरेबल कंडीशन मिले तो वो फर्दर ग्रो कर सकता है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर स्ट्रक्चर की तरफ सबसे पहले आते हैं। आउटर स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं सीड कोट को। लाइक आपको ये दिखाया गया, सीड दिखाया गया बीन के। तो ये आउटर जो स्ट्रक्चर, आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं सीड कोट बोला जाता है या टेस्टा बोला जाता है आउटर कवरिंग को। और मोस्टली जो होती है ब्लैक और ब्राउन कलर में ज़्यादातर इसका कलर होता है इस लेयर का, ठीक है। और इसका काम करता है कि इसके अंदर मौजूद जो एम्ब्रियो है जिसके पास एबिलिटी होती है वो कंप्लीट प्लांट बना सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सके और आउटसाइड जितनी भी हार्मफुल कंडीशंस हो एनवायरनमेंट की, ठीक है। उसके बाद अगर एक तो आउटर में ये लेयर होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपको आउटर लेयर सीड कोट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। टेस्टा आउटर लेयर होती है और इनर लेयर जो होती है वो टेगमेन उसको बोला जाता है। अब सेकेंड बात जो आउटर हमें नज़र आ रही है, आपको देखिए स्कार वाइट कलर का इधर नज़र आ रहा है एक एंड पे, ठीक है, डिफरेंट बीन्स के एक एंड पे। तो अब कुछ जो हमारे पास सीड होते हैं, ठीक है, उसकी एक साइड पे, सीड कोट की एक साइड पे एक छोटा सा स्कार होता है जिसको हम हिलम बोलते हैं। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी सीड जो होता है वो फ्रूट के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड इन द फ्रूट, ये वो पोर्शन होता है हिलम। हिलम के साथ एक छोटा सा माइन्यूट सा पोर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रो मीन स्मॉल सा, ठीक है, छोटा सा पोर होता है। और ये वो पोर होता है जब हम सॉइल में इसको रखते हैं सीड को, तो इस माइक्रोपाइल, इस ओपनिंग के थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो मूव करते हैं और एम्ब्रियो वगैरह फर्दर ग्रोथ जो है वो शो करता है, ठीक है। लिहाजा इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना वाटर वगैरह, ठीक है, और जर्मिनेशन में हेल्प करना। थर्ड हम आ जाते हैं इंटरनल की तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम मूव करते हैं तो इंटरनली जो है सीड के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है। एम्ब्रियो अब हमें पता है क्या है, एम्ब्रियो हमारे पास बेसिकली एक छोटा सा प्लांट है जिसके स्ट्रक्चर है जिसके पास एबिलिटी होती है वो कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर सकता है जब वो जर्मिनेट करता है। तो एम्ब्रियो के अब डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें अंदर मतलब इंटरनली क्या मौजूद होता है, कोटिलीडन्स होते हैं, प्लोम्यूल और रेडिकल होता है। उसके अलावा एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उनमें एंडोस्पर्म भी मौजूद होता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। कोटिलीडन की तरफ आते हैं। सबसे पहले कोटिलीडन्स क्या हैं, एम्ब्रियोनिक लीव्स जो होते हैं, यानी एम्ब्रियो के स्टेज पे जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं उनको हम कोटिलीडन्स बोले जाते हैं। एक तो होते हैं ना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं, नॉर्मल लीव्स हमें नजर आते हैं। एक वो होते हैं जो सीड के अंदर मौजूद होते हैं एम्ब्रियो के साथ, उनको यानी एम्ब्रियोनिक लीव जो होते हैं उनको कोटिलीडन्स बोला जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें एक कोटिलीडन होता है, एक
एम्ब्रियोनिक लीफ होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। मोनो मीन सिंगल, कॉट मीन कॉटिलीडन, ठीक है, जिसमें एक सिंगल कॉटिलीडन हो। और कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट होते हैं जिनके सीड में दो यानी डबल जो है कॉटिलीडन्स एम्ब्रियोनिक लीफ मौजूद होते हैं, उनको हम डाइकॉट प्लांट बोलते हैं, दो कॉटिलीडन्स रखने वाले प्लांट, ठीक है। सो कॉटिलीडन्स, और ये बेसिकली कॉटिलीडन्स का क्या काम होता है, फ्लैशी होते हैं, लार्ज होते हैं और फूड मटेरियल बेसिकली इसमें स्टोर हुआ होता है, ठीक है। अब अगर आगे बात करें प्लोम्यूल और रेडिकल, प्लोम्यूल और रेडिकल क्या होते हैं, जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहाँ पर एक माइन्यूट सी बड होती है। बड हमने ऑलरेडी हमें पता है छोटी सी आउटग्रोथ होती है। इस बड जो होती है उसको हम प्लोम्यूल बोलते हैं, और प्लोम्यूल के पास एबिलिटी होती है कि फ्यूचर जो स्टेम होती है, जब जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है तो फ्यूचर स्टेम इस प्लोम्यूल के स्ट्रक्चर से ग्रो करती है। रेडिकल जो होता है, जो फर्स्ट रूट होती है यानी लोअर पोर्शन पे ये होता है, और इसका काम क्या है कि जब ये जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है तो रेडिकल आगे फ्यूचर रूट में कन्वर्ट होता है, रूट्स वगैरह इससे रेडिकल से डेवलप होती हैं। तो ये फर्स्ट रूट है बेसिकली, सही है। अब दो स्ट्रक्चर हमारे पास, अब इधर हम देखते हैं, इधर आ जाती है, मोनोकॉट को शो किया गया और ये डाइकॉट सीट को रिप्रेजेंट किया गया। अब और एंडोस्पर्म हमें पता है कि स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टोर हुआ होता है जो नरिशमेंट एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर रहा होता है। देखिए आउटर लेयर होगी, एंडोस्पर्म और दरमियान में एक कॉटिलीडन मौजूद है। अब यहाँ पर आ जाए, डाइकॉट प्लांट में दो लेयर्स, टेस्टा टेगमिन, टेस्टा आउटर टेगमिन इंटरनल लेयर होती है जो जिसका काम क्या है प्रोटेक्ट करना सीड को। फिर उसके बाद एम्ब्रियो आ जाता है इंटरनली। अब एम्ब्रियो में ये सारे पोर्शन है, प्लोम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, कॉटिलीडन। इसमें हमने प्लोम्यूल का भी बता दिया, माइन्यूट सी बड होती है जो फ्यूचर स्टेम में ग्रो होती है। रेडिकल की हमने बात कर ली कि रेडिकल जो होते हैं ये बेसिकली क्या करता है, फ्यूचर रूट होती है इससे डेवलप होती है। और कॉटिलीडन का भी हमने बात कर ली कि ये एम्ब्रियोनिक लीफ होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं दो कॉटिलीडन। अब एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की बात कर लेते हैं। तो एपिकोटाइल क्या होता है, प्लोम्यूल और कॉटिलीडन के दरमियान जो पोर्शन होता है, यानी ये हमारे पास प्लोम्यूल और इसका कॉटिलीडन के दरमियान जो पोर्शन है उसको एपिकोटाइल, एपी अबव, कॉटिलीडन से अबव का पोर्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। हाइपो मीन बिलो, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल कौन सा पोर्शन होता है, बिटवीन कॉटिलीडन एंड रेडिकल, यानी कॉटिलीडन और प्लोम्यूल के दरमियान जो है पोर्शन उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल, ठीक है। और जो रेडिकल और कॉटिलीडन के दरमियान का पोर्शन है, द पोर्शन बिटवीन कॉटिलीडन एंड रेडिकल, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं। और यहाँ पर ऊपर जो बड है उसको प्लोम्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो का, और जो कि आगे फर्दर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो आगे ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है। अब एंडोस्पर्म को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव फंक्शन हमने बात की थी, न्यूट्रिएंट्स इसमें स्टोर होते हैं। जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें ये मौजूद नहीं होता, एंडोस्पर्म जो होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको एंडोस्पर्म नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कॉटिलीडन्स मौजूद हैं जो नरिशमेंट बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट सीव में जो है वो एंडोस्पर्म मौजूद होता है। और इन चीज़ में क्या होता है, कॉटिलीडन्स का काम क्या होता है, ऐसे ये जो जिनमें ये एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता, इनके जो कॉटिलीडन्स होते हैं यही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिकली फर्दर आगे ग्रोथ या जर्मिनेशन का प्रोसेस तब होता है जब हम इस सीड को जो है वो ग्रो करते हैं, सॉइल के अंदर जो है दबाते हैं और नरिशमेंट वगैरह मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं सीड जर्मिनेशन को। सो एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होना, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। यानी जब एम्ब्रियो से एक छोटा सा प्लांट डेवलप होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। अगर हम एक सीड को देखें तो सीड में एम्ब्रियो जो है अलाइव कंडीशन में होता है, डेड कंडीशन में नहीं होता। मीन जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो एक्टिव हो जाता है, वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, ठीक। और जो एक्टिव कंडीशन कौन सी होती है कि जब आप उसको ज़मीन सॉइल में हम रखते हैं, सूटेबल कंडीशन मिलती हैं, वाटर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। लिहाजा प्लोम्यूल हमारे पास क्या है, फर्स्ट शूट है, और जो रेडिकल है हमारे पास फर्स्ट रूट होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लोम्यूल देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, यानी प्लोम्यूल की ग्रोथ कैसी होती है उसकी बेस पे दो तरह की जर्मिनेशन जो है वो है हमारे पास। एक होता है एपिजियल जर्मिनेशन और एक है हमारे पास हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन, एपिजियल का मतलब है अबव द ग्राउंड और हाइपोजियल का मतलब बिलो द ग्राउंड। एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है
बेसिकली अब एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का तो हमें पढ़ लिया। तो एपिजेल जर्मिनेशन में जो हाइपोकोटाइल होता है वो इलोंगेट करता है और कोटिलीडन्स जो होते हैं अबव द ग्राउंड आ जाते हैं। अब लाइक इधर हम देखते हैं इस डायग्राम में एपिजेल जर्मिनेशन को शो किया गया है। हमारे पास सीड है, ठीक है, ये इसका रेडिकल का पोर्शन है, ये इसका हाइपोकोटाइल का पोर्शन दिखाया है। अब देखिए इसका हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर रहा है, ठीक है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट हुआ, फर्दर इलोंगेट हुआ तो क्या किया इसने, साथ ही जो इसका पोर्शन था ये कोटिलीडन्स का पोर्शन, उसको क्या किया, बाहर अबव द ग्राउंड फोर्स किया। लिहाजा आप देखें तो अबव द ग्राउंड जा रहे हैं कोटिलीडन। इसके अलावा इसका सीड कोट जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो देखिए हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा है, ठीक। फर्दर ये कोटिलीडन्स है, आगे फर्दर देखें फ्रेश लीव्स, ट्रू लीव्स निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये कोटिलीडन्स एम्ब्रियोनिक लीव थे। सो इलोंगेशन हो रही है फर्दर किसकी, हाइपोकोटाइल की। और फर्दर जब एक छोटा सा प्लांट ग्रो करते हैं तो अब देखें यहाँ पर उसका हाइपोकोटाइल भी इलोंगेट हुआ है, ठीक है। अब ये कोटिलीडन्स देखें फूड वगैरह माइन्यूट से रह जाते हैं और मेन जो लीव्स होते हैं आगे फर्दर फोटोसिंथेसिस शुरू कर देते हैं, ट्रू लीव्स जो होते हैं, और फिर फर्दर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते रहते हैं और इस तरह रेडिकल जो है रूट्स में डेवलप होता है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करके जर्मिनेशन का प्रोसेस करता है। तो इट्स मीन कैपिटल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल एलोंगेट करके कोटिलीडन्स को अबव द ग्राउंड फोर्स करती है और इस तरह जो होता है फिर फोटोसिंथेटिक लीव्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और फर्दर जो है जर्मिनेशन होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है प्लांट की। और ये किन में इस तरह का प्रोसेस होता है, मेलन, कोकम्बर और बीन वगैरह भी एपिजल जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। हाइपोकोटाइल उसके बिल्कुल अपोजिट है। हाइपोकोटाइल में क्या हाइपोजिल में क्या होता है, बिलो द ग्राउंड। एपिकोटाइल इलोंगेट करता है, एपिजेल में क्या करता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है और जो हाइपोजेल जर्मिनेशन होती है उसमें एपिकोटाइल इलोंगेट करता है और कोटिलीडन्स जो है बिलो द ग्राउंड रहते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें ये पी सीट को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे इसका हाइपोकोटाइल पोर्शन रेडिकल को शो किया है। अब देखें इसका जो एपिकोटाइल पोर्शन है वो इलोंगेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे फर्दर इलोंगेशन हुई, ठीक है, फर्स्ट लीव बन गए। कोटिलीडन्स देखें विद इन द अंडर द ग्राउंड ही मौजूद है, अब अबव द ग्राउंड नहीं आया, ठीक है। लिहाजा आगे फर्दर देखें एपिकोटाइल फर्दर इलोंगेट हुआ और कहाँ पर हाइपोकोटाइल अंदर ही मौजूद है। हाइपोकोटाइल हमने कहा था ना कोटिलीडन और रेडिकल के दरमियान का पोर्शन है, लिहाजा वो किधर, क्योंकि कोटिलीडन तो बिलो द ग्राउंड ही रहे हैं, लिहाजा हाइपोकोटाइल भी किधर रहा, बिलो द ग्राउंड ही रहा, ठीक है। और जो एपिकोटाइल का पोर्शन है वो बाहर आ गया और साथ ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले और फर्स्ट लीव्स जो हैं वो यानी जो ट्रू लीव्स होते हैं वो फ्रेश लीव्स डेवलप हो गए जो फर्दर फोटोसिंथेसिस करेंगे और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलती रहेंगी। और यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, वो पोर्शन जो था एपिकोटाइल भी अबव द ग्राउंड है और साथ ही हाइपोकोटाइल भी अबव द ग्राउंड है और जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो लीव्स थे एम्ब्रियोनिकली वो भी बाहर जो है अबव द ग्राउंड आ गए थे, ठीक है। तो ये दो तरह की जर्मिनेशन होती है। अब जो हाइपोजिल जर्मिनेशन होती है किन में होती है, लाइक मेज, ग्रेन और पी वगैरह जो है इन प्लांट्स में हाइपोजिल जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है और ये दो टाइप की जर्मिनेशन है जिसके थ्रू जो है प्लांट जो है सीड जो है वो ग्रो करता है, फर्दर जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। अब हम देख देते हैं जो जर्मिनेशन करने के लिए प्लांट को कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती है। तो वो हमें ऑलरेडी पता है कि वाटर, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट को या सीड से एक न्यू प्लांट जो है सीडलिंग जो उसको डेवलप करवाने के लिए, ठीक है। सो वाटर सबसे ज़्यादा नेसेसरी हमें पता है माइक्रोपॉल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है जो क्या करता है सीड कोट को जो उसको सॉफ्ट कर देता है और सीड कोट बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा भी। और इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं प्लांट्स में, उनको भी एक्टिवेट करता है कि जो कि सीड में मौजूद फूड को डाइजेस्ट करते हैं और अवेलेबल बनाते हैं कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसको मिल सके और एम्ब्रियो ग्रो करता है। उसके अलावा ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी होती है जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। और जो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं, हमें पता है रेस्पिरेशन तो प्लांट्स में भी होती है, तो एम्ब्रियो के सेल्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए क्या करते हैं कि उसको यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, लिहाजा जो फूड में स्टोर एनर्जी होती है उनको मिलती है और वो फर्दर ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा सूटेबल टेम्परेचर जो है वो भी ज़रूरी होता है। बिटवीन आप देखें टेम्परेचर रेंज जो होती है वाइड रेंज होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो होती है, इसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस नॉर्मली हो सकता है, ठीक है। लिहाजा एक सूटेबल टेम्परेचर हमें ज़रूरी होता है प्लांट को भी ग्रो करने के, जिससे ह्यूमन बॉडी में एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर
चाहिए होता है, लिहाजा प्लांट्स में भी इसी तरह है कि प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर भी अगर हो जाए तो वो भी नुकसानदेह होता है। लिहाजा ऑप्टिमम टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर जब होगा, ऑक्सीजन होगी, वाटर होगा, तो ईजीली जो है सीड जर्मिनेट करता है और सीडलिंग और आगे फर्दर जो है प्लांट डिवेल्प होता है। अब हम कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोफ्रास्टस को की देख लेते हैं कि थियोफ्रास्टस ने की क्या कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में। तो बेसिकली उसने 300 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट को डिस्कवर किया, ठीक है। इसके अलावा प्लांट में डिफरेंट सेक्सेस लाइक मेल और फीमेल पार्ट होता है, उसके बारे में भी थियोफ्रास्टस ने जो है वो डिस्कवर किया। और सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके बारे में भी बताया, डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट्स के बारे में बताया, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, इसके बारे में भी बेसिकली जिसने डिफ्रेंशिएट किया था वो थियोफ्रास्टस था कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं और नॉन फ्लावरिंग कौन से होते हैं, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की टेक्निक्स है, ग्राफ्टिंग और कटिंग, उसके बारे में भी थियोफ्रास्टस जो है उसने डिस्क्राइब किया था। जैसे हम एक डिफरेंट जो दो उसका बुक्स जो उसने पब्लिश की थी उसमें क्या है, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और ऑफ प्लांट्स एंड एक्सप्लेनेशन, ये दो इसकी बुक्स हैं जो इसने पब्लिश फिर हुई थी, और इसमें इसने इन सब जो आइडेंटिफाई किया या डिस्कवर की जितनी भी चीज़ें उसके बारे में बताया था। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।